नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई सफर पर निकल रहे हैं, राजस्थान की धरती पर। नमस्कार। हमारे सामने कुछ ऐसे स्रोत हैं जो राजस्थानी भाषा और उसकी अनगिनत बोलियों के ताने बाने को खोलते हैं। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस भाषाई विविधता की गहराई से पड़ताल करते हैं। समझते हैं कि इस भाषा की जड़ें कहाँ हैं और इसकी मुख्य शाखाएं कौन-कौन सी हैं। बिल्कुल ये वाकई एक आकर्षक विषय है। इन स्रोतों के जरिए हम न सिर्फ राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और इसके अलग-अलग ऐतिहासिक नामों को जानेंगे, बिल्कुल। बल्कि जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे जो भाषाविद थे, उन्होंने कैसे इसका वर्गीकरण किया, इस पर भी गौर करेंगे। अच्छा। और हाँ, राजस्थान के अलग-अलग कोनों में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोलियां हैं, उनकी अपनी खासियतें क्या हैं, ये देखना भी काफी मजेदार होगा। हाँ, ये तो है। ये अपने आप में कमाल की बात है कि एक ही प्रदेश में भाषा के कितने अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं। तो यात्रा शुरू करते हैं इसके जन्म से। स्रोत बताते हैं कि विद्वानों में इस बात पर आम सहमति है कि राजस्थानी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जी है। डॉक्टर तेसिटोरी का तो यहाँ तक मानना है कि ये अपभ्रंश की पहली संतान है, जिसका जन्म करीब 12वीं सदी के आसपास हुआ। बिल्कुल 12वीं सदी। यानी हम 1000 साल पुरानी विरासत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी प्राचीन है। और दिलचस्प बात ये है कि शुरुआत में इसका कोई एक सर्वमान्य नाम नहीं था। अच्छा। हाँ, जो दस्तावेज हमारे पास है वो बताते हैं कि इसे मरु भाषा, मरुदेशीय भाषा, यहाँ तक कि मारवाड़ी जैसे नामों से पुकारा जाता था। मारवाड़ी। सोचिए 18वीं सदी में कवि कुशल लाभ ने अपनी रचना पिंगल शिरोमणि में उस जमाने की 18 प्रमुख देसी भाषाओं की सूची बनाई। हाँ। और उसमें मरुवाणी का नाम भी शामिल था। ये दिखाता है कि इसकी पहचान सदियों पुरानी है। और सिर्फ कवियों ने ही नहीं, अपुल फजल ने भी तो आईने अकबरी में इसका जिक्र किया था मारवाड़ी के नाम से। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो बड़ी बात है कि मुगल दरबार के दस्तावेजों में भी इसका उल्लेख है। हाँ, अबुल फजल ने मारवाड़ी को उस समय की भारत की मुख्य भाषाओं में गिना था। लेकिन आज हम जिस नाम राजस्थानी का इस्तेमाल करते हैं जी। उसका मानकीकरण करने का श्रेय जाता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को। अच्छा, ग्रियर्सन। हाँ, ये एक अहम पड़ाव था। 1912 में उनका वो मशहूर काम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित हुआ। हाँ, लिंग्विस्टिक सर्वे। और उसी में उन्होंने पहली बार इन मिलती-जुलती बोलियों के समूह के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो ये शब्द उन्होंने दिया। हाँ, ये एक तरह से इन सभी बोलियों को एक सामूहिक भाषाई पहचान देने जैसा था। ग्रियर्सन का काम तो मील का पत्थर साबित हुआ होगा, पर क्या उनके अलावा भी और विद्वान थे जिन्होंने इस पहेली को सुलझाने में मदद की? निश्चित रूप से ग्रियर्सन अकेले नहीं थे। मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जैसे भारतीय विद्वानों ने भी इस पर काफी काम किया। और एक नाम जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है वो है डॉक्टर एल.पी. टेसिटोरी। टेसिटोरी। हाँ, वो इटली से थे, लेकिन राजस्थान की भाषाओं और साहित्य पर उनका काम असाधारण है। अच्छा। उन्होंने इटालियन पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित किए जिनमें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, उसके विकास और वर्गीकरण पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई। उनका नजरिया और विश्लेषण आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई उद्भव और नामकरण की कहानी। जी। अब समझते हैं कि इस भाषा परिवार के अंदर मुख्य विभाजन कैसे किए गए। हमने तेसिटोरी का जिक्र किया, उन्होंने इसे 2 मुख्य भागों में बांटा था, है ना? जी हाँ। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी। हाँ, तेसिटोरी का ये विभाजन काफी प्रभावशाली रहा है। और सिर्फ वही नहीं, बाद में डॉक्टर नामवर सिंह जैसे विद्वानों ने भी इसी तरह के विभाजन की बात की। अच्छा। पूर्वी राजस्थानी पर पड़ोसी ब्रज भाषा का गहरा असर दिखता है, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि वो इलाका ब्रज क्षेत्र से सटा हुआ है। हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थानी को देखें तो उसमें गुजराती भाषा की झलक मिलती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है। भौगोलिक निकटता का असर। बिल्कुल, ये भौगोलिक निकटता भाषा को कैसे प्रभावित करती है, इसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये सिर्फ बोलचाल तक सीमित नहीं है, ये विभाजन तो साहित्य में भी उतारा है। हाँ, बिल्कुल। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल और पश्चिमी का डिंगल, ये नाम सुनने में भी कितने अलग लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। पिंगल शैली में ब्रज भाषा का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए उसमें माधुर्य और कोमलता दिखती है, जो अक्सर भक्ति या श्रृंगार काव्य में इस्तेमाल होती थी। वहीं डिंगल, जो पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, वो ज्यादातर वीर रस और ऐतिहासिक काव्य के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, वीर रस। हाँ,
राजस्थान का अधिकांश चारण साहित्य जो वीरता और शौर्य की गाथाओं से भरा है वो डिंगल में ही रचा गया है। और इस डिंगल साहित्य पर मारवाड़ी बोली का दबदबा रहा है। डिंगल की अपनी खास शब्दावली और ओजपूर्ण शैली है जो उसे अलग पहचान देती है। यानी भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं बल्कि साहित्य और संस्कृति की पहचान भी करती है। बिल्कुल। चलिए अब इन मोटे विभाजनों से आगे बढ़कर उन क्षेत्रीय बोलियों पर ध्यान देते हैं जिनका जिक्र ग्रियर्सन ने अपने वर्गीकरण में किया है। उन्होंने 5 मुख्य वर्ग बताए थे। हाँ, 5 वर्ग। शुरुआत पश्चिम से करते हैं, मारवाड़ी से, जो शायद सबसे जानी मानी बोली है। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कहना गलत नहीं होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़े इलाके में बोली जाती है। जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, ये पूरा इलाका मारवाड़ी का गढ़ है। काफी बड़ा क्षेत्र है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि मारवाड़ी भी अपने आप में मतलब एक रूप नहीं है। हाँ, स्रोत भी यही बताते हैं कि इसकी कई उपबोलियां या स्थानीय रूप हैं, जैसे मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, नागौरी, थली, गौड़वाड़ी। हाँ, लगता है हर कुछ कोस पर पानी और वाणी बदल जाती है। सचमुच मारवाड़ी एक बड़े समूह का नाम है जिसके भीतर ये क्षेत्रीय विविधताएं पनपी हैं। इनमें से कुछ तो इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्हें लगभग स्वतंत्र बोली का दर्जा मिल जाता है। जैसे कि मेवाड़ी। तो मारवाड़ से थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ें तो मेवाड़ का इलाका आता है, यानी उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। यहाँ मेवाड़ी बोली जाती है। जी। क्या ये मारवाड़ी से बहुत अलग है? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मोतीलाल मेनारिया जैसे विद्वान इसे मारवाड़ी की ही उपबोली मानते हैं। अच्छा। व्याकरण में काफी समानताएं हैं, लेकिन मेवाड़ी ने अपनी एक अलग साहित्यिक पहचान भी बनाई है। हाँ। महाराणा कुंभा का नाम कौन नहीं जानता? उनकी प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ी में ही है। ये मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है। अच्छा। इसमें ए और ओ जैसी ध्वनियों का प्रयोग थोड़ा खास तरीके से होता है। इसमें भी लोक साहित्य जैसे सोरठे, दूहे और मशहूर वेली, कृष्ण, रुक्मिणी री जैसे काव्य मिलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का मेवाड़ी में होना ये तो वाकई इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मेवाड़ से और दक्षिण में चलते हैं, उस इलाके की ओर जिसे बागड़ या वागड़ कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ बागड़ी बोली जाती है। हाँ, बागड़ी। और इस इलाके की भौगोलिक स्थिति इसकी भाषा पर साफ दिखती है। ये गुजरात की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए बागड़ी पर गुजराती का प्रभाव बहुत गहरा है। थोड़ा बहुत असर पास के मालवा क्षेत्र की मालवी बोली का भी है। अच्छा, मालवी का भी है। हाँ, ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली भी कहा था, क्योंकि इस क्षेत्र में भील समुदाय की बड़ी आबादी रहती है और उनकी भाषा का भी इस पर असर है। क्या इसकी कोई ऐसी पहचान है जो इसे बाकी बोलियों से अलग करती हो? कोई खास उच्चारण या शब्द? स्रोत बताते हैं कि इसमें च और छ का उच्चारण थोड़ा अलग होता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है भूतकाल की क्रिया को लेकर। अच्छा। जहां हम हिंदी में था कहते हैं, जैसे वो गया था, हाँ, बागड़ी में गुजराती के असर से हतो का प्रयोग होता है। हतो? हाँ, वो गयो हतो। ये एक स्पष्ट भाषाई मार्कर है। दिलचस्प है। हालांकि ये भी सच है कि बागड़ी में लिखित या प्रकाशित साहित्य दूसरी बोलियों की तुलना में कम मिलता है। हतों का प्रयोग, ये छोटी छोटी बातें ही भाषा को कितना अनोखा बना देती हैं। चलिए अब पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान से निकलकर अरावली के पूर्व की तरफ चलते हैं। हाँ। यहाँ की सबसे प्रमुख बोली है ढूंढाड़ी। इसका इलाका कौन सा है? ढूंढाड़ी मुख्य रूप से पुराने जयपुर राज्य के आसपास के इलाके में बोली जाती है, जिसे ढूंढाड़ कहते थे। ढूंढाड़। हाँ, इसमें आज का जयपुर, किशनगढ़, टोंक और अजमेर मेरवाड़ा का पूर्वी हिस्सा शामिल है। इसे अक्सर जयपुरी भी कह दिया जाता है। अच्छा, जयपुरी भी? जी। इस पर भी पड़ोसी भाषाओं का असर है, थोड़ा गुजराती का और काफी ब्रज भाषा का। और लगता है इसकी भी अपनी कई उपबोलियां हैं। सूची फिर से लंबी है। हड़ौती, तोरावाटी, चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचोल, राजावाटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक पूरा परिवार है। हाँ, हड़ौती जो कोटा बूंदी के हड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, उसे कई भाषाविद ढूंढाड़ी की ही एक विकसित उपबोली मानते हैं। हालांकि कुछ उसे स्वतंत्र दर्जा भी देते हैं। ढूंढाड़ी का साहित्यिक महत्व भी कम नहीं है। संत दादू दयाल और उनके अनुयायियों यानी दादू पंथ का अधिकांश साहित्य इसी ढूंढाड़ी में लिखा गया है। दादू पंथ का साहित्य ढूंढाड़ी में। और स्रोतों में एक और दिलचस्प बात मिली। बताइए। कि ईसाई मिशनरियों ने
19वीं सदी में बाइबल का अनुवाद भी ढूंढाड़ी में प्रकाशित करवाया था। हाँ, ये बात सही है। ये तो जाहिर करता है कि उस समय ये बोली कितने बड़े इलाके में समझी और बोली जाती होगी। हाँ, ये इसके व्यापक प्रचलन का सबूत है। इसकी एक खास व्याकरणिक पहचान है वर्तमान काल की क्रिया में। अच्छा, क्या? जहाँ हिंदी में है आता है, ढूंढाड़ी में छह का प्रयोग होता है। 6। हाँ, जैसे वो जा रहा है को कहेंगे वो जा रहे हो छह। 6। इसे याद रखना होगा। और अब ग्रियर्सन के वर्गीकरण की 5वीं और आखिरी प्रमुख बोली पर आते हैं, मेवाती। मेवाती। जी, ये कहाँ बोली जाती है? मेवाती, जैसा नाम से ही पता चलता है, मेवात क्षेत्र की बोली है। ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से में बोली जाती है, खास तौर पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के कुछ पूर्वी इलाकों में। उत्तर पूर्व। जी, ये इलाका हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगता है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सीमा के पास है तो क्या इस पर ब्रजभाषा का असर होगा? बिल्कुल, मेवाती पर ब्रजभाषा का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है, शायद सबसे ज्यादा। अच्छा, सिद्ध संतों ने अपनी रचनाएं मेवाती में ही की हैं। तो साहित्यिक रूप से भी समृद्ध है। हाँ हाँ, और इसकी व्याकरणिक पहचान, जैसे ढूंढाड़ी में 6 था, वैसे मेवाती में कुछ खास? हाँ, मेवाती की अपनी पहचान है। इसमें वर्तमान काल के लिए है की जगह छो का प्रयोग होता है। छो। हाँ, जैसे वो जा रहे हो छो, तो ढूंढाड़ी का छ और मेवाती का छो। क्या बात है। ये दोनों पूर्वी राजस्थान की बोलियों को एक दूसरे से अलग करते हैं और उनकी पहचान बनाते हैं। 6 और छो, कितना सूक्ष्म अंतर है, पर यही भाषा की खूबसूरती है। तो हमने आज राजस्थान की इस जटिल लेकिन बेहद समृद्ध भाषाई दुनिया की एक झलक देखी। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में दोहराएं तो हमने समझा कि राजस्थानी भाषा शॉर्टसेनी अपभ्रंश से निकली। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे एक व्यवस्थित राजस्थानी नाम दिया और इसे मोटे तौर पर पूर्वी, जिसका साहित्यिक रूप पिंगल है, और पश्चिमी, जिसका साहित्यिक रूप डिंगल है। सही। और फिर हमने 5 प्रमुख क्षेत्रीय बोलियों को थोड़ा करीब से जाना। मारवाड़ी, जो पश्चिम की मुख्य बोली है, डिंगल साहित्य का आधार। हाँ। मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र की मारवाड़ी से मिलती जुलती पर अपनी साहित्यिक पहचान वाली। जी। बागड़ी, दक्षिण में, जिस पर गुजराती और भीली प्रभाव है और हतो का प्रयोग होता है। हाँ, हतो। ढूंढाड़ी, पूर्व में, जहां दादूपंथी साहित्य मिलता है और छह का प्रयोग है। 6। और मेवाती, उत्तर पूर्व में, जिस पर ब्रजभाषा का गहरा प्रभाव है और छो का प्रयोग होता है। छो, बिल्कुल। हमने उनके क्षेत्र, उनकी कुछ खास विशेषताएं और थोड़ा बहुत उनके साहित्यिक महत्व को भी छुआ। ये पूरी चर्चा वाकई राजस्थान की अद्भुत भाषाई विविधता को उजागर करती है। हर बोली का अपना अलग चरित्र है, उस पर आस पड़ोस की भाषाओं का असर साफ झलकता है। बिल्कुल। पश्चिम में गुजराती का, तो पूर्व और उत्तर पूर्व में ब्रजभाषा का, और लगभग हर बोली ने किसी न किसी रूप में साहित्य को भी समृद्ध किया है, चाहे वो वीर गाथाएं हों, भक्ति काव्य हो या लोकगीत। बिल्कुल। और ग्रियर्सन और टेसिटोरी जैसे भाषाविदों के काम की महत्ता समझ आती है, जिन्होंने इस जटिल पहेली को सुलझाने की कोशिश की। सही बात है। उन्होंने सिर्फ वर्गीकरण ही नहीं किया, बल्कि इन बोलियों के आपसी रिश्ते, उनके ऐतिहासिक विकास की कड़ियों को भी जोड़ने में मदद